आप और हम सब के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम जिस विषय को लेके बात कर रहे हैं वो है इच्छा, थॉट्स, विज़न। आपके मन में उत्पन्न कैसे होता है, इसके बारे में केवल हमारा भारतीय वैदिक साहित्य और यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने ही इस पे अध्ययन किया, और वो भी 5000 साल पहले उन्होंने इस बात पे अध्ययन किया कि मन में इच्छा बनती कैसे है। इसके लिए अगर आप विवेकानंद का साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। इच्छा जो मन में होती है वो आत्मा और मन के सहयोग से होती है, और मन के बारे में मैं पीछे अपने वीडियो में भी बता चुका हूँ कि परमात्मा, जीवात्मा और मन, इनका बहुत गहरा संबंध होता है, और वो हमें बराबर सचेत भी करते हैं। हम कोई गलत काम करने जाते हैं या गलत काम करना चाहते हैं तो कोई न कोई एक शक्ति अंदर से हमें रोकती है, हम उसको ओवरलुक करते हैं। ये आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा का जो मन से संबंध है, ये संबंध हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे संबंधियों में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे पुत्र पौत्रों में किस तरह से काम करता है, ये हमारी आनुवंशिक परंपराओं में और उनमें वैदिक साहित्य में तो बहुत बताया गया। लेकिन विदेशों में अब इन पे रिसर्च शुरू हुई है, और मैं आपको बता दूं कि नासा में अब संस्कृत भाषा पे भी रिसर्च हो रही है। जो वो ये देख रहे हैं कि सैटेलाइट को जो लैंग्वेज वो भेजते हैं उसमें जिन जिन भाषाओं का उन्होंने उपयोग किया उनमें शब्दों के क्रम डिफरेंस फ्रीक्वेंसी पे बदल जाते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा ऐसी है कि उसमें जो मैसेज सैटेलाइट को भेजे जाते हैं उनमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। जो वर्ड की फ्रीक्वेंसी जिस प्लेस पे होती है उसी फ्रीक्वेंसी से जाती है, और इस पे अभी काम चल रहा है। और इसी संबंध में हम लोगों के परिवार में जिस तरह से हम लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं रक्त संबंधियों से, इस पे भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर रिसर्च हुई थी, और वो रिसर्च की थी अर्बन फाइबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने। और वो रिसर्च उसकी द टेलीग्राफ जो अमेरिका की मैगज़ीन है उसमें ये उसका रिसर्च छपा था कि हमारा प्रभाव, जितने हमारे रक्त संबंधी होते हैं, बच्चे होते हैं, नाती पोते होते हैं, भाई बहन होते हैं, भतीजे होते हैं, उन सब के ऊपर कैसे जुड़ाव होता है, कैसे इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, वैदिक साहित्य का वैज्ञानिकता से क्या संबंध है, इसमें अभी रिसर्चें चल रही हैं। और ये रिसर्च टेलीग्राफ में छपी थी, और अर्बन फाइबर्ग ने इस पर रिसर्च की थी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। इसमें उन्होंने क्रोमोसोम्स को लेके किया था। अब मैं आपको बता दूं कि बेटियां जो होती हैं वो XX क्रोमोसोम उनका फैक्टर होता है DNA का, और बेटे जो होते हैं उसमें XY क्रोमोसोम्स होते हैं। और माँ के क्रोमोसोम्स बेटों में भी आते हैं। बेटों से होते हुए जब पोतियों में क्रोमोसोम्स जाते हैं तो XX क्रोमोसोम्स की वजह से उनमें 31% क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं, और बेटों में 21% होते हैं। इसीलिए दादी को पोतियाँ ज़्यादा प्रिय होती हैं। ये वहाँ की रिसर्च स्कॉलर ने टेलीग्राफ मैगज़ीन में छापा है, और ये तो जाके अब 20वीं सदी में काम हुए हैं। और भारत में ये 5000 साल पहले यहाँ के ऋषि मुनियों की आप वैज्ञानिकता देखिए कि उन्होंने इसको व्यवहारिक जीवन में भी डाल दिया था। उन्होंने संबंधों को बहुत गहरा महत्व दिया था, और इन चीज़ों का उनको ज्ञान था। उन्होंने विज्ञान का इतना सरलीकरण कर दिया था कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग करते थे उनके। और इसीलिए दादियों का प्रभाव पोतियों पे ज़्यादा होता है, और पोतियों का व्यवहार भी दादियों से मिलता जुलता होता है, चाहे वो साथ रहें या न रहें।
चाहे उन्होंने अपनी दादी को देखा हो या नहीं देखा हो। ये जो वैचारिक परिवर्तन आता है, वैचारिक आनुवंशिकता जो आती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होती है और ये चीज़ें हमें प्रभावित भी करती हैं। हम परिवार में देखते हैं किसी भाई का भतीजे से, 2 भाइयों में, भाई बहनों में, किसी में जहाँ के 5-5, 6-6 बड़े परिवार होते थे, किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम होता था, किसी से नहीं होता था, किसी से कम होता था। वहाँ पे एक्चुअल में ये गुणसूत्र ही काम करते हैं। जिनमें संगठन ज़्यादा होता है, उनकी वैचारिक सोच, कोई न कोई गुण ऐसा मिलता है जो उनको जीवन में प्रभावित किए रहता है और ये आनुवांशिक प्रभाव जीवन में चलते रहते हैं। और इसको अभी एक अमेरिकन बुक आई थी, मॉडर्न हेरिडिटी, उसमें भी अध्ययन रोगों को माध्यम लेके किया गया कि किस पीढ़ी के रोग किस पीढ़ी में जाके खुलते हैं, इन पे अध्ययन किया गया है। और अपने भारत में ये सब चीज़ें 5000 साल पहले से इतनी व्यवहारिक थी, इतनी परंपराओं में थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक थे और उनको कितना ज्ञान था जो उन्होंने हमारे वेदों में परंपराएं बना के डाला। इसीलिए जब हमारे परिवारों में जिनमें प्रेम होता है, जिनमें एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं होती हैं, तरक्की करते हैं। जिनमें द्वेष आ जाते हैं, विचार में जो ऊर्जा होती है नकारात्मक होती है, बाधाएं आती हैं, सकारात्मक होती है तो तरक्की करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ ये सब परंपराएं बनाई गई, पूर्वजों का, पितरों का, धार्मिक उत्सवों का, और जो हर परिवार का एक अलग दृष्टिकोण होता है त्योहारों को लेके, जो उनमें छोटे छोटे से व्यवहारिक जो समाधान होते हैं वो जीवन में आगे ले जाते हैं और वो जीवन में बहुत काम आते हैं। और इन्हीं को ही संस्कार कहते हैं और मन से यही चीज़ें हमें एक दूसरे से मन में जोड़ती हैं और आभास देती हैं और ये सब चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अब इसी को हम व्यावहारिक जीवन में देखें कि इच्छा को, ये मन और आत्मा के संयोग से रक्त संबंधियों में आपस में प्रेम वगैरह इच्छा से नियंत्रित होती है। अब अमेरिका में भी इस इच्छा के ऊपर काम हुआ, हमारे यहाँ तो इस पे काम हुआ कि इच्छा बनती कैसे, और विदेशों में काम हुआ कि इच्छा से आदमी करता कैसे है, इच्छा आदमी को नियंत्रित कैसे करती है। इस पे वहाँ के एक थिंकर ने, डगलस मैकग्रेगर नाम के थिंकर थे, और उन्होंने इस पे रिसर्च की कि आदमी कैसे काम करता है, इच्छाओं के नियंत्रण में कैसे रहता है। उन्होंने इच्छाओं को नियंत्रित करने की बात नहीं की। अपना धर्म वैदिक साहित्य इच्छाओं को नियंत्रित करने की बात करता है, उन्होंने नियंत्रित करने की बात नहीं की। उन्होंने इच्छाओं से आदमी नियंत्रित कैसे होता है उसको उन्होंने 5 स्टेप में बदला और इसको डाउनवर्ड स्टडी किया जाता है। तो इसमें 5th नंबर पे जो नीड आती है, जो फर्स्ट नीड आदमी की होती है, वो होती है भूख, हंगर। भूख आदमी को क्रियान्वित करती है। वो भूखा आदमी कुछ भी कर लेगा, कुछ भी करेगा, भूख को कंट्रोल करेगा, उसके लिए वो कुछ भी करेगा, नियंत्रित होगा वो। फर्स्ट नीड होती है भूख। सेकंड नीड होती है सेफ्टी। जब उसकी भूख तृप्त हो जाती है, भूख के लिए उसके पास साधन जुट जाते हैं, तो फिर वो सुरक्षा चाहता है। इसको आप किसी भी परिवेश में देखिए, व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आमदनी के उसमें, कार्य करने के में, सब में सेफ्टी चाहता है। रहने के स्थान पे भी सेफ्टी चाहता है, और जहाँ वो नौकरी करता है वहाँ भी सेफ्टी चाहता है। तो सेकंड नीड होती है उसकी सेफ्टी, और थर्ड नीड होती है उसकी लव। लव का अर्थ यहाँ पे मेल फीमेल से नहीं है या अट्रैक्शन से नहीं है। लव को उन्होंने डिस्क्राइब किया है बिलोंगिंगनेस,
निर्भर करना, हम पे कितने लोग निर्भर होते हैं, हम कितने लोगों पे निर्भर होते हैं, इसमें वो सुपीरियरिटी चाहता है। वो चाहता है कि बिलोंगिंगनेस बढ़े उसकी, लोग उस पर निर्भर हों, वो लोगों की पूर्ति करे, वो लोगों को सहयोग करे, डिमांड करे या बिजनेस करे, जो भी करे, उसमें उसका थर्ड नीड सेफ्टी के बाद उसकी होती है बिलोंगिंगनेस, लव, अफेक्शन चाहता है, वो लोगों का जुड़ाव चाहता है। और फोर्थ नीड होती है एस्टीम्ड, जिसमें वो रिस्पेक्ट चाहता है, वो जो कर रहा है, उसकी जो उपलब्धियां हैं, जिसके लिए लोग उस पर निर्भर कर रहे हैं, उसके लिए उसको रिस्पेक्ट चाहिए होती है। और यहीं से पाश्चात्य थिंकरों की और उसके अंदर एक नियंत्रण का कार्य शुरू हो जाता है। इसको आप लोग अपने तरीके से सोचिए, उसमें मैं नहीं बोलूँगा, सब्जेक्ट से भटक जाएंगे हम लोग। तो फोर्थ नीड होती है एस्टीम, और सबसे जो टॉप नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो चाहता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण से हो, वो जैसा चाहता वैसा हो, उसके तरीके से हो, लोग अपने हिसाब से काम नहीं करें, उसके तरीके से करें। ये सबसे टॉप नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसको आप किसी भी स्तर पे देखिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, हर पोस्ट पे, हर स्तर पे आदमी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहता, चाहे उसका कैसा भी हो। जीवन में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में, फाइनेंस में, सब में, जिनमें भी वो एस्टीम्ड और बिलोंगिंगनेस को सैचुरेट कर रहा है, तो वहाँ पे वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि सब चीज़ें उसके नियंत्रण से हों, उनको भी वो करना चाहता है। तो हम में और उनमें इतना अंतर है कि आज पूरे विश्व में जो चीज़ें सोची जा रही हैं, वो भारत में 5000 साल पहले व्यवहारिक रूप में थी। और जब तक व्यवहारिक रूप में थी, हमारी पारिवारिक संस्थाएं जुड़ी हुई थी, आदमी भावुक था, भावनाओं से जुड़ा हुआ था, ईश्वरीय आस्था से जुड़ा हुआ था, तो भारत सोने की चिड़िया थी। और जब हमने विदेशों को फॉलो करना शुरू कर दिया, जो हमसे सीख के गए, उन्होंने जो चीज़ें डेवलप करनी शुरू की, वो अभी इस क्षेत्र में बहुत प्रारंभिक दौर में है। लेकिन व्यावसायिकता के मामले में आप समझ सकते हैं कि वही हंगर, सेफ्टी और लव की जो एक रेस बनी हुई है, उसमें जब हम उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो फिर हम फॉलोवर बन गए। और फॉलोवर ऑलवेज स्टे बिहाइंड। फॉलोवर हैं तो फिर हम पीछे ही रहेंगे। अगर हमको आगे जानना है तो हमें अपनी संस्कृति, अपना बेस, अपना आध्यात्म, अपना विकास, अपना मन मजबूत करना पड़ेगा। हमारी जो छोटी संस्थाएं हैं, परिवार, समाज, देश, उसको जोड़ना पड़ेगा। और ज्योतिष और भारत का आध्यात्म इसमें बहुत सहयोग करता है। और आप अपनी परंपराओं का पालन करना शुरू करिए, आप अपने ज्योतिष को परखना शुरू करिए। आप देखिए कि आपके जीवन में किस तरह से व्यवस्थित होता चला जाएगा। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।